Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson, that is India during the Maurya period. This chapter is of 6th standard and its subject is the history. India during the Maurya period means Maurya काल के दौरान भारत. So this chapter consists of the two parts. So now we will see about our first part. The first part consists of the 2 points. So the first point name is the Greek Emperor Alexander's invasion. Then the second point name is the Maurya Empire. The Maurya Empire consists of the too many topics, so it is also included in our second part. And so let's begin with our lesson. In the 6th century CE, a king named Cyrus had established the vast empire in Iran. This empire extended from the northwest of India up to Rome and Egypt in Africa. Around 518 BCE, an Iranian emperor named Darius conquered the region from the northwest of India up to पंजाब. तो 6th सेंचुरी CE में, BCE में यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा में, एक राजा थे, उनका नाम था साइरस. उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था ईरान में, और ये जो साम्राज्य था ये उत्तर पश्चिम भारत जो है उससे लेकर रोम तक और अफ्रीका में इजिप्ट है इधर तक ये इतना फैला हुआ था, इतना ये बड़ा था. और 518 BCE के आसपास एक ईरानी राजा थे जिनका नाम था दरियुश. इन्होंने जो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है भारत का, यानी उत्तर पश्चिम जो रीजन है भारत का से लेकर पंजाब तक, उन्होंने ये जो क्षेत्र है इसे विजय कर लिया था, जीत लिया था. एंड ही रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम दिस एरिया इनटू हिज आर्मी. एंड सो वी कैन लर्न अबाउट दिस इन द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक हिस्टोरियंस. एंड द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द इंडिया and the Iran was established during the reign of Emperor Darius, and this led to the greater exchanges in the fields of the trade and art. तो जो दरियुश थे, राजा दरियुश जो थे, इन्होंने भर्ती की थी जो सोल्जर्स थे पंजाब के क्षेत्र में से, उस क्षेत्र में से जो सोल्जर्स थे उनके भर्ती अपने खुद के सोल्जर्स में करवा दी थी. और हम इसके बारे में ग्रीक इतिहासकारी के लेखन में पढ़ सकते हैं. और जो राजनीतिक संबंध जो है भारत और ईरान के बीच में ये कब स्थापित हुए थे कि जब भी एम्परर दरियुश राज्य करते थे तब ये स्थापित हुआ था. और इससे क्या हुआ कि बहुत से अधिक आदान प्रदान होने लगे थे किस क्षेत्र में, व्यापार और कला के क्षेत्र में. एंड द एम्परर दरियुश हैड इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म करेंसी कॉल्ड द दारिक इन ऑल पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, एंड दिस लेड टू एन ग्रेटर एक्सचेंजेस, मीन्स दिस लेड टू एन ट्रेडिंग ईजियर. एंड द कैपिटल सिटी of the Persepolis was built during his reign, and the Persepolis is in Iran. तो जो राजा दरियुश थे उन्होंने एक समान मुद्रा का परिचय किया था उनके जो एम्पायर है, राज्य है, उसमें, जिसे कहा जाता था दारिक, उनके सभी जो राज्य है, साम्राज्य है, उसके भाग में. और इससे क्या हुआ कि जो व्यापार है ये बहुत आसान होने लगा था. और जो राजधानी है पर्सेपोलिस की, ये कभी बांधी गई थी कि जब भी राजा दरियुश राज्य करते थे तभी इसे बांधी गई थी. और जो पर्सेपोलिस है ये ईरान में स्थित है. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, यानी ग्रीक के राजा अलेक्जेंडर का आक्रमण. So our first point is the Greek Emperor Alexander's invasion. Alexander, the Greek Emperor, invaded the northwestern frontier of the India in 326 BCE, and crossing the Indus Sindhu, he had reached to Takshashila, and on the way he met with the forceful opposition from the local Indian kings, and he defeated them and successfully reached to Punjab. तो अलेक्जेंडर ये ग्रीक के राजा थे. इन्होंने भारत के जो पश्चिमोत्तर जो सीमा है उधर उन्होंने आक्रमण किया था 326 BCE में, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा में. और जो इंडस सिंधु है उसे पार कर इंडस सिंधु जो नदी है उसे पार कर वो तक्षशिला तक पहुंच गए थे. और रास्ते में ही वो एक ज़बरदस्त विरोध से वो मिले थे जो कि स्थानीय जो भारतीय राजा है उनमें से वो थे. और उन्होंने जो अलेक्जेंडर है उन्होंने उन राजाओं को हरा दिया था और वो सफलतापूर्वक पंजाब तक पहुंच गए थे. एंड हावेवर इन दिस इन्वेजन हिज आर्मी हैड सफर्ड द severe hardships and they were eager to go back home, so they rebelled against the Alexander and he was forced to turn back. And so
therefore he appointed the Greek officer to administer his conquered territories. तो इस जो इन्वेजन है, ये जो आक्रमण है, इस आक्रमण में जो उनके आर्मी है उन्होंने कठोर कष्ट का सामना किया था और वो बहुत उत्सुक थे अपने घर वापस जाने के लिए। तो इसी कारण जो उनके आर्मी थे उन्होंने विद्रोह किया था अलेक्जेंडर के विरुद्ध में, और इसी कारण उनको मजबूरन वापस जाना पड़ा। और इसी के कारण वो ग्रीक के ऑफिसर होते उनसे उन्होंने नियुक्ति की थी। क्योंकि उन्होंने जो टेरिटोरीज, जो ज़मीन है जिसे विजय किया है, जिसे जीत लिया है, उसका प्रशासन करने के लिए। एंड दे वर कॉल्ड एज द सत्राप्स। तो उन्हें क्या कहा जाता था? सत्राप्स कहा जाता था। And started his return journey but died on the way back in the 323 BCE at Babylon. Today's the Babylon is in Iraq. तो उन्होंने अपने रिटर्न फिर से जाने की यात्रा शुरू की, लेकिन वो बीच रास्ते में ही मर गए थे 323 BCE में, जो कि बेबीलोन में वो मर गए थे। और आज का जो बेबीलोन है ये इराक में स्थित है। एंड द अलेक्जेंडर कैंपेजन लेड टू एन इंक्रीज ट्रेड इन द इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. And the historians who accompanied Alexander introduced the India to the Western world through their writings, and the Greek sculptures influenced the Indian art by giving the rise to the Gandhara school of art. तो अलेक्जेंडर का जो अभियान है ये इससे क्या हुआ कि भारत और जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी जो पश्चिमी दुनिया है, उसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बढ़ने लगा था। और अलेक्जेंडर जो इतिहासकारी जो कि अलेक्जेंडर के साथ थे, उन्होंने भारत को पश्चिमी दुनिया से परिचय किया उनके लेखन की मदद से। और जो ग्रीक के जो मूर्तियाँ हैं ये भारतीय कला को बहुत प्रभावित करते थे, और इसी कारण गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का निर्माण हुआ, गंधारा स्कूल ऑफ कला का निर्माण हुआ था। एंड द ग्रीक किंग्स मिंटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉइन्स, एंड ऑन द वन साइड द कॉइन हैज द पिक्चर ऑफ द किंग हु हैड मिंटेड, एंड ऑन द अदर साइड द कॉइन हैड द पिक्चर ऑफ द ग्रीक गॉड, एंड द नेम ऑफ द किंग वाज आल्सो रिटन ऑन द coin. And the Alexander coins were of same type, and later the Indian kings also started minting the similar coins. तो जो ग्रीक के जो किंग्स है, राजाओं है, वो विशेषताएं प्रकार के जो सिक्के जो है उसका निर्माण करने लगे थे। और जो सिक्के है उसकी एक और क्या था कि जो राजा है उनका चित्र था, और दूसरी ओर जो ग्रीक के जो देवताएं है उनका चित्र था। और जो ग्रीक का जो जो राजाएं है उनका जो नाम है वो भी सिक्कों पर लिखित था। और बाद में अलेक्जेंडर के जो सिक्के हैं ये भी ऐसे ही उनके तरह प्रकार के थे, और बाद में भारतीय राजाओं ने भी ऐसे ही समान प्रकार के जो सिक्के हैं इसका निर्माण करना चालू कर दिया था। एंड आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, इट इज गेट completed. And now we will see our second one point, that is the Maurya Empire. So our second point is the Maurya Empire, यानी मौर्य राज्य. So it consists of the first topic, that is चंद्रगुप्त मौर्य. तो इसका पहला टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य. The Chandragupta Maurya founded the Maurya Empire. People were tired of the tyrannical rule of the Nanda king of Magadha, Dhanananda. So therefore Chandragupta Maurya brought it to an end and established his own rule or own power around 325 BCE, and he won Avanti and Saurashtra and began to extend the boundaries of his empire. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य राज्य है उसका शोध लगाया था, और जो लोग थे ये बहुत परेशान हो चुके थे कि जो अत्याचारी शासन जो थे, नंदा राजा जो मगधा के थे जिनका नाम था धनानंदा, तो इससे जो लोग थे ये बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि ये अत्याचारी शासन था। तो इसी के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे प्रकार के शासन को नष्ट कर दिया था और अपना खुद का जो शासन है उसे स्थापित कर लिया था 325 BCE के आसपास, और उन्होंने अवंती और सौराष्ट्र को जीत लिया था, और जो अपने राज्य के जो बाउंड्रीज है, जो सीमा है, वो उसको बढ़ाने लगे थे चंद्रगुप्त मौर्य. एंड आफ्टर द अलेक्जेंडर्स डेथ द स्ट्रगल फॉर द पावर बिगेन अमॉन्ग द सत्रप्स दैट ही हैड अपॉइंटेड, एंड द सिलिकस निकेटर was the Alexander's general, and he became the king of Babylon after the death of Alexander, and he invaded the northwest frontier region of the India and the
पंजाब। तो अलेक्जेंडर के मरने के बाद तो जो स्ट्रगल था यानी सत्ता के लिए जो संघर्ष था ये सत्रप्स के बीच में चालू हो गया था, जिससे मतलब अलेक्जेंडर ने जिनसे नियुक्त किया था। और सिलिकस निकेटर ये अलेक्जेंडर के जनरल थे, यानी ये अलेक्जेंडर के सेनापति थे और वो राजा बन गए थे बेबीलोन के अलेक्जेंडर के मरने के बाद। और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट यानी जो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर क्षेत्र जो है भारत का और पंजाब का, उधर उन्होंने आक्रमण किया था। एंड द चंद्रगुप्त मौर्य हैड सक्सेसफुली रेजिस्टेड हिज एग्रेशन एंड द डिफीट ऑफ सिलिकस निकेटर लेड टू एन इंक्लूजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द काबुल एंड द खंडार एंड द हीरत इन द मौर्य एम्पायर। तो जो चंद्रगुप्त मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलतापूर्वक उनका जो रेजिस्टेट किया था, मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक उसके आक्रामकता का विरोध किया था। और जो डिफीट है यानी जो उन्होंने सिलिकस निकेटर को हरा दिया था, इससे क्या हुआ कि समावेश होने लगा था किधर कि जो काबुल का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है और खंडार का जो और हीरत का जो कि मौर्य राज्य में स्थित था। एंड द विशाखदत्ता वॉज द संस्कृत प्ले राइट। ही रोड द प्ले called the Mudra Rakshasa, and it relates about how Chandragupta Maurya have defeated the Dhanananda and established his own independent power. And the plot gives more importance, special importance to the contribution of the Arya Chanakya as also known as the Kautilya। तो विशाखदत्ता ये एक संस्कृत के नाटककार थे और उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मुद्रा रक्षसा। और ये किससे संबंधित है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हरा दिया था और अपना खुद का जो मतलब शासन का जो मतलब खुद का जो अपना स्वतंत्र सत्ता है उसे स्थापित किया था, ये इससे संबंधित है। और ये जो भूखंड है ये ज़्यादा विशेष महत्व किसे देता है कि आर्य चाणक्य के जो मतलब कंट्रीब्यूशन है योगदान के लिए ये बहुत मतलब स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है और जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। एंड द मेगास्थीनिस सिलिकस निकेटर एम्बेसडर स्टेड एट चंद्रगुप्त मौर्य's court. His book Indica is an important source for studying the India during the Maurya period. सो मेगास्थीनिस ये सिलिकस निकेटर का राजदूत थे, ये वापस आ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में और उनकी जो बुक है इंडिका ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है पढ़ाई करने के लिए कि मौर्य काल के दौरान भारत कैसा था, ये पढ़ाई करने के लिए। एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन स्टेटिंग दैट द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य हैड built द डैम कॉल्ड द सुदर्शन नियर द जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। तो एक जो इंस्क्रिप्शन है यानी एक शिलालेख है जो कि कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डैम यानी एक बांध बांधा है जो जिसे कि क्या कहा जाता है, सुदर्शन कहा जाता है, जो कि गुजरात राज्य में मतलब जूनागढ़ है उधर बांधा गया है, मतलब जूनागढ़ के बाजू में बांधा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन इट इज बिलीव्ड दैट द चंद्रगुप्त मौर्य हैव एक्सेप्टेड द जैन रिलीजन एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही abdicated the throne and spent his remaining life in the Shravanabelagola that is in the Karnataka and that is where he breathed his last। तो जैन परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म है उसका पालन कर लिया है, उसे अपना लिया है और उनकी जो लाइफ है उनके जो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने सिंहासन को छोड़ दिया था और अपने जो बचे कुचे जो वर्ष है उन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलागोला जो है उधर उन्होंने बिताए थे और यही वो जगह है जिधर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम सांस लिए थे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य इट इज गेट कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल सी अबाउट आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज एम्परर अशोका। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज द एम्परर अशोका। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एम्परर अशोका यानी राजा अशोका। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य रिनाउंस द थ्रोन ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज सन बिंदुसारा एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा हिज सन अशोका हैड सक्सेस टू द थ्रोन इन 273 BCE। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिंहासन है उसका त्याग कर लिया था तो वो अपने बेटे बिंदुसारा की मदद से सफल हुए थे और अब बिंदुसारा के मरने के
बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अशोका, वो भी सफल हुए थे सिंहासन पर 273 BCE में. And Ashoka had been appointed the governor of Takshashila and Ujjain before came to the throne. And as a governor, he had successfully crushed the revolt at the Takshashila. And after becoming the emperor of Magadha, he had launched the campaign against the state of Kalinga. तो अशोका जो है, यानी जो अशोका है, उन्होंने मतलब जो राज्यपाल है उनसे, तक्षशिला और उज्जैन के जो राज्यपाल है उनसे उन्होंने नियुक्ति की थी सिंहासन पर आने से पहले. और एक राज्यपाल के अनुसार उन्होंने सफलतापूर्वक जो रिवॉल्ट है यानी जो विद्रोह है उसे नष्ट कर दिया था जो कि तक्षशिला पर था. और मतलब मगधा के राजा बनने के बाद उन्होंने मतलब उन्होंने जो कैंपेजन है यानी अभियान चलाया था कलिंगा स्टेट के विरुद्ध में, कलिंगा राज्य के विरुद्ध में. एंड द कलिंगा इज ऑक्यूपाइड इन द रीजन ऑफ टुडेज ओडिशा स्टेट एंड एम्परर अशोका कॉन्क्योर्ड कलिंगा. तो जो कलिंगा है ये उसे अभी ओडिशा के जो राज्य है उसके नाम से जाना जाता है. और एम्परर अशोका, जो राजा अशोका है, उन्होंने कलिंगा को जीत लिया था. एंड द अशोकाज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द अफगानिस्तान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट टू द नेपाल इन द नॉर्थ एंड द कर्नाटका एंड Andhra Pradesh in the south and the Bengal in the east and the Saurashtra in the west. तो जो अशोका है उनका जो राज्य है ये किधर तक बढ़ा था? अफगानिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में है, नेपाल जो कि मतलब उत्तर में है, और जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो कि दक्षिण में है, और बंगाल जो कि पूर्व में है, और सौराष्ट्र जो कि वेस्ट में है यानी पश्चिम में है. इधर तक उनका जो राज्य है राजा अशोका का वो फैला हुआ था. So our second topic, that is Emperor Ashoka, it is also get completed. So our first part is get completed of the chapter India during the Maurya period. So we shall learn about our second part. So the second part also consists of the Maurya Empire. So as we have completed our two topics in the second point, and we will continue the second part which consists of the we will continue our second part with the another topics. And we have learned that in the 6th century BCE, a king named Cyrus had established the vast empire in the Iran, and the emperor Darius had introduced the uniform currency called darik in all parts of his empire. And then we have seen our first one point, that is the Greek emperor Alexander's invasion. The Greek emperor Alexander's invasion invaded the northwest frontier of the India in 326 BCE, and crossing the Indus Sindhu he had reached to Takshashila. And we have also learned about the Alexander had appointed the Greek officer to administer the conquered territories, and they were called as the satraps. And Alexander's campaign led to an increased trade in the India and the western world, and the Greek kings started minting the characteristics coins, and later the Indian kings also started minting the similar coins. And then we have seen our second point, that is the Maurya Empire. In it we have seen about our first topic, that is Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya founded the Maurya Empire, and people were tired of the tyrannical rule of the Nanda king of Magadha, Dhanananda. So therefore Chandragupta Maurya brought it to an end and established his own power around 325 BCE. And the Vishakadatta was the Sanskrit playwright who wrote a play called the Mudra Rakshasa. Then we have seen that there is an inscription that stating that Emperor Ashoka, Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near the Junagadh in Gujarat state. And we have seen that the Chandragupta Maurya means at the end of his life he abdicated the throne and spent the remaining he spent his remaining years in the Shravana Belagola, that is in the Karnataka. Then we have seen about our second topic, that is the Emperor Ashoka, that we have currently learned that the Emperor Ashoka have succeeded to the throne in 273 BCE, and we have seen that how his empire means from where to where his empire spread. And so our first part is get completed, and we shall learn about our second part. Jai Hind.